नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी भर्ती के बारे में, यानी प्रवक्ता भर्ती 2021 के बारे में। कैसे यहां पर आप चयन अपना सुनिश्चित करें। जो लोग पहली बार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, तदर्थ शिक्षकों की वजह से क्या क्या समस्याएं यहां पर हो सकती हैं, ठीक है, किन लोगों को डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मुझे विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर के। दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होगा कि पीजीटी भर्ती में जो वैकेंसी होती है बहुत ही कम होती है। किसी किसी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है, एक पद के लिए दावेदारी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गृह विज्ञान पीजीटी बालक वर्ग में देखिए, जनरल में एक पद है, ओबीसी में एक पद है, जबकि बहुत सारे छात्र जो हैं इस पद के लिए आवेदन किए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य पद भी, मैंने सिर्फ एक डेमो एग्जाम्पल दिया है आपके लिए कि यहाँ पर पद काफ़ी कम होते हैं। इस वजह से मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने पिछली भर्तियों में अपीयर हुए हैं पीजीटी के तो आप इसका चयन पैटर्न और जो सिलेक्शन प्रोसेस सारा कुछ पता होगा। लेकिन अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं किसी एग्ज़ाम में तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें अभी ना मालूम है। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो कुल मिलाकर के सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेप में होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। अब 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये 3 स्टेप आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला आपका लिखित परीक्षा है, दूसरा आपका साक्षात्कार है और तीसरा आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है। फॉर्म भरते समय जो चीज़ें आपने मेंशन की होती है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में, उनके बेस पर कुछ मार्क्स दिए जाती हैं और इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपका चयन हो जाता है। एक एक स्टेप को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा को लेकर के, लिखित परीक्षा यहाँ पर जो दोस्तों होती है 425 अंक की होती है। पहले भी 425 की होती थी, इस बार भी 425 की ही होनी है। इसमें किसी भी तरीके कोई बदलाव नहीं किया गया है। 425 अंक का मतलब होता है कि इस लिखित परीक्षा में आपके 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और 125 जो प्रश्न होंगे उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा करीब करीब 3.4 अंक का होगा। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है सारी चीज़ें कि 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 125 प्रश्न होंगे, 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती में पहली बार जो है वो तदर्थ शिक्षक शामिल हो रहे हैं। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो अलग से इस भर्ती में जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जोड़ा गया है। चयन बोर्ड का कहना है कि जितने तदर्थ शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करते हैं और वो जब अपना बाकायदा जो उनसे प्रूफ वगैरह मांगा गया है, सैलरी स्लिप वगैरह मांगी गई है, उसके आधार पर तदर्थ शिक्षकों के पद जो हैं डिसाइड किए जाएंगे और वो पद अलग से भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। तो अगर इस तरीके से होती हैं सारी चीज़ें तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पर कहीं भी गड़बड़ी होती है, यानी तदर्थ शिक्षकों को अगर इसी जो पद विज्ञापित हुए इसी में जोड़ा जाता है, तब आम प्रतियोगी छात्रों के लिए समस्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को 30 नंबर तक का अलग से जो अधिभार है वो दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया कि 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक, अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे, यानी साक्षात्कार के स्तर पर ये नंबर जो हैं दिए जाएंगे। जो मैक्सिमम पूर्णांक है वो 500 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आम प्रतियोगी छात्रों के लिए 500 का हो और तदर्थ शिक्षकों के लिए 530 का हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों के लिए जो पूर्णांक है वो समान होगा, 500 अंक। जैसे सपोज करो किसी तदर्थ शिक्षक ने, मान के चलो एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 100 ही हमें लें, लेकिन एक
कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, इसलिए मान लेते हैं कि आम प्रतियोगी छात्र कोई है, उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इस आम प्रतियोगी छात्र को 3.4 गुणे 100 करना होगा, तो ये आ जाएगा 340 अंक। ठीक है, और वहीं पर तदर्थ शिक्षक कोई है, अगर वो 100 प्रश्न सही करता है तो उसको भी अंक तो मिलेंगे 3.4 ही एक प्रश्न का। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करें तो ये बन जाता है आपका 340। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो तदर्थ शिक्षक है, इसने अपनी सेवा अनुभव का भी उसको एक बेनिफिट मिलेगा, यानी अगर इसने 20 साल सेवा की है तो इसको 30 अंक और मिल जाएंगे। अगर इन्होंने 10 साल सेवा की है तो 15 नंबर इनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये जो 15 नंबर से 30 नंबर तक या जितने भी मतलब अधिभार मिलेगा, ये जो है वो उनको सेवा के अनुरूप मिलेगा, और यही तदर्थ शिक्षकों का बेनिफिट है जो उनकी मेरिट को हाई करेगा, जो कि नॉर्मल छात्रों को नहीं करेगा। तो अगर तदर्थ शिक्षकों को अलग से उनकी वैकेंसी निकाल करके मतलब अलग से पदों को जोड़ करके भर्ती की जाती है, तब तो आम प्रतियोगी छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी में किया जाता है तब छात्रों की समस्याएं जो हैं बढ़ जाएंगी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे किन छात्रों को डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों डबल मेहनत या एक्स्ट्रा मेहनत उन छात्रों को करने की ज़रूरत है जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ पीजी किए हुए हैं, नॉर्मल पीजी किए हुए, पीजी के बेस पर वो पीजीटी में आवेदन किए हैं। तो होगा क्या, अब क्या घाटा है इनका वो देखिए। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि भारांक के रूप में पीजीटी में भारांक मिलता है, और पीजीटी में अधिकतम 25 नंबर का भारांक मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ पीजी किया हुआ है तो ये आप जो भारांक वाले नंबर हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, फिर ये 25 नंबर तो और बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे में आप लोगों को जो नॉर्मल पीजी किए हुए हैं इनको एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मेहनत का मतलब है कि लगभग ये मांग चलिए अन्य छात्रों की अपेक्षा कम से कम नहीं तो आप 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आगे रहिए, ताकि ये जो आपका भारांक नहीं मिलना है वो आप लिखित परीक्षा में ही कवर कर लें। बहुत से तो ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बीएड वगैरह किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, लेकिन फॉर्म भरते समय जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है वहाँ पर उनसे नो हो गया है। तो ऐसे में जिनका भी नो हो गया उनको भी भारांक नहीं मिलेगा, भले आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। तो इन छात्रों को भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपके साथ कैंडिडेट बैठ रहा है, अगर उसने बीएड मेंशन किया हुआ है, एमएड मेंशन किया हुआ है, पीएचडी मेंशन किया हुआ है और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम से भाग लिया है, तो इस अभ्यर्थी को 25 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को नहीं मिलेंगे जो सिर्फ नॉर्मल पीजी हैं। तो ये 25 नंबर को कहीं ना कहीं आपको लिखित परीक्षा में कवर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे। और चयन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है वो तो सबको लोग ही जानते हैं कि किस तरीके से नंबर मिलते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पर जो नंबर है उनको कैटेगराइज किया गया है कि जो इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे वो सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% नंबर मिलेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% नंबर मिलेंगे, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक मिलेंगे। अब प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जो चयन बोर्ड का इंटरव्यू होता है पीजीटी में 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 नंबर आपके समान ज्ञान के आधार पर, 15 नंबर आपके व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर और 15 नंबर आपके अभिव्यक्त की योग्यता के आधार पर, कुल मिलाकर के 50 नंबर इंटरव्यू के आधार पर आपको मिलेंगे। अधिकतम 500 के हिसाब से मेरिट बनेगी। तो ऐसे में अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो भले इंटरव्यू में कम नंबर मिले आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जिनका भी मतलब जिसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, भारांक नहीं मिलना जिनको, वो लोग अपनी मेहनत
डबल करके चलें, तभी चयन सुनिश्चित हो पाएगा। अब चयन करने के लिए जो थंब रूल है, जो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप चयन सुनिश्चित कर पाएंगे। वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोग एक्सपीरियंस से जानते होंगे, लेकिन जो पहली बार एपीयर हो रहा है उनके लिए मैं विशेष टिप्पणी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जो चयन बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना है। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि एग्जाम के दिन तक उनको सिलेबस नहीं पता होता है कि आखिर परीक्षा में आना क्या क्या है। बहुत से लोग तो ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसमें जीएस भी आएगा, जनरल नॉलेज भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपके भी ये कन्फ्यूजन है तो आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। यूपी की टीजीटी पीजीटी जो भर्ती होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस विषय में आपने अप्लाई किया हुआ है। तो इसका सिलेबस आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषयों का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अपनी पढ़ाई करनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से करें। पहला है आपको अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आपको जरूर से जरूर परचेज करना है, उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और साथ में रिपीट भी नहीं होते हैं, तब भी आपको पिछले जो कैसे पेपर आ रहा है उसके पैटर्न के बारे में पता चलता है। तीसरी चीज़ जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं और मैं इसको कहूँगा कि आप लोग जरूर करें, आप जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, उनको जरूर से जरूर सॉल्व करें। अगर मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन को प्रेफरेंस दें आप लोग। भले ही एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होना, लेकिन ऑनलाइन आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी मिलती है और साथ ही साथ जो एनालिसिस होता है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, कितने एक्यूरेसी रही, कितने इजी क्वेश्चन थे, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कितने हार्ड क्वेश्चन थे, कितने मीडियम थे। ये सारा एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस पेपर में, जो कि आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल द्वारा एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, वहां से आप लोग टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टीचिंग की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, लगभग 28 से 30 एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, वो आपको सारी की सारी बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। इससे ये होगा फायदा कि एक बार पेमेंट करने से आप जितनी भी टीचिंग सेक्टर की टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपको फ्री मिल जाएंगी। इस वजह से आप उनको जरूर मतलब उनमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते आप टेस्ट सीरीज हमसे परचेज करें, जहां मानो वहां से परचेज करें, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोशिश करिए कि मिल जाए तो ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपने इनको मान करके चलेंगे और इनके अनुरूप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर हो जाएंगे और आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के चयन बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जितने तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे उनके पदों को हम अलग से विज्ञापित करेंगे, तो इसका इंतजार करिए। संभावना यही है कि वो पद जुड़ेंगे, लेकिन कब जुड़ेंगे इसको लेकर के भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी अपनी पक्की करके चलिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप टीजीटी के बारे में जानना चाहते हैं कि टीजीटी की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो टीजीटी पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्ती की अपडेट्स और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।